हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। यानी आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत चीजों को अच्छे से और आसानी से क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे कौन से आर्टिकल्स में पढ़ना है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हमें इसे पढ़ना है, तो आर्टिकल आपके 124 से लेके 147 तक क्या करना है, इसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मैम आर्टिकल कौन सा होगा, 124 से 147। तो अब थोड़ा सा हम सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ के आ चुके हैं, वो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग अभी तक मैम क्या चीजें पढ़ के आ गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। एक होता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका, और दूसरा क्या होता है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है मैम, और तीसरा होता है हमारा विधायिका। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमने पढ़ लिया है और आज हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमने एक कार्यपालिका को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हमने आर्टिकल आपके 52 से लेके आपके 78 तक हमने क्या पढ़ा था, तो आपके संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बातें याद आ रही है कुछ, कि हमने 52 से लेकर 78 तक मैम हमने क्या पढ़ा था, तो संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है, उसे हमने देखा था कि हमारे एक तो प्रेसिडेंट साहब आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारे 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के भाग हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 79 से 122, यानी 122 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, यानी संसद के बारे में पढ़ा था। तो मैम हमने संसद के बारे में भी पढ़ लिया। संसद जो कि हमारे देश के लिए क्या करती है, नियम कानून अधिनियम बनाने का काम करती है। और जो विधायिका है, उसका भी काम क्या होता है, तो देश के लिए नियम कानून बनाना। ठीक है, तो हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा टॉपिक क्या बचता है, तो मैम हमें संघ की न्यायपालिका के बारे में क्या करना है, आज पढ़ना है। और संघ की न्यायपालिका हमारा कौन सा आर्टिकल होगा, तो मैम हमने देख लिया 52 से 78 तक हमारा पार्ट 5 स्टार्ट होता है। 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में पढ़ लिया। 79 से 122 तक हमने विधायिका के बारे में पढ़ लिया। अब बचा हमारा 124, 124 से 147 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अपने संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है, सारी बातें क्या चल रही है। तो ये हो जाता है आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि आपके लिए क्या था, जरूरी था। तो ये दो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया फुल, अब बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अब हमारा न्यायपालिका है, तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चीजें जानेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है और किस एक्ट के तहत हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो देखिए, आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। तो अब सवाल आता है कि मैम हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की जाती है। तो देखिए, जब अंग्रेज यहाँ हमारे यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लग जाता है कि हमारे यहाँ यानी भारत में एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो कि क्या करे, किसी को न्याय देने का काम करे, या किसी की मतलब कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको सुधारने का भी काम करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की
न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यह स्थापना 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपके 1774 में किया गया। ठीक है, 1774 में किया गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में आपका किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया, 1774 में, यहाँ पे कोलकाता लिख लीजिए, 1774 में कोलकाता में किया गया। ठीक है, तो मैम हमें पता चलता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका क्षेत्र कहाँ तक था, मतलब ये कितने क्षेत्र तक लोगों की सुनवाई कर सकता था, तो जो इसका क्षेत्र था उस समय पर कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। यानी जो हमारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उसका जो क्षेत्राधिकार था वो केवल कोलकाता के लोगों तक ही था। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, इसका क्षेत्र क्या था, केवल कोलकाता तक सीमित था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये केवल कोलकाता के व्यक्तियों को ही क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, और भारत के किसी मतलब हमारे राज्यों की नहीं। ठीक है, तो क्षेत्र कोलकाता तक, कोलकाता तक सीमित सीमित था। ठीक है, तो इतना बात पता चल गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो 1774 में, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कहा मैम, कोलकाता में। इसका क्षेत्र क्या था, तो केवल कोलकाता तक ही क्या था, सीमित था। ठीक है, अब इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये हमारा क्या है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अंतिम अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आपके यहाँ पे या हमारे ऊपर केस होगा तो हम लोग नॉर्मली पहले कहाँ जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हमारा मामला सुलझता नहीं है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट में भी हमारा क्या होता है, हाई कोर्ट के निर्णयों से भी हम क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग किसी मामले को कहाँ ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही क्या होता है, उसी का निर्णय क्या होता है, हमारा अंतिम होगा। यानी अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अलावा या उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं बनाया गया है जहां पर आप अपने मामलों को रख सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह अंतिम अपीलीय न्याय होता है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। ठीक है, न्यायालय होता है। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक कुछ जानकारियां ले रहे हैं, फिर इसके अनुच्छेदों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैम ने जो बताया उसे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे सबसे टॉप पर क्या होता है, तो मैम हमारे सबसे टॉप पर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हमारे मिडिल में हाई कोर्ट, फिर हमारे सबसे नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। अंतिम अपीलीय न्याय का मतलब क्या होता है, फिर इसके नीचे क्या आता है, हमारा हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। फिर इसके नीचे क्या आ जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका की संरचना है मैंने उसे बताया। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका की संरचना को ही। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्याय
न्यायालय है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है, केस होता है, तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हम लोग निर्णयों से क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपने मामले की सुनवाई के लिए हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट के निर्णयों से भी क्या होते हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे अपेक्स कोर्ट कौन सा होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय अब हमारा क्या बन जाता है, एकदम फिक्स एंड फाइनल बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। अब इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं बनाया गया है हमारे देश में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो और थोड़ा सा आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि जो हमारे भारत में न्यायपालिका है, वो कैसी है। तो हमारे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एक मिनट, हमारे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसका मतलब क्या हो गया है कि जैसे देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे राज्य और केंद्र दोनों के लिए क्या है, एक ही है। लेकिन अगर वहीं आप अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका में क्या है, ड्यूल जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। मतलब कि वहां पे एक केंद्र के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है, और जितने भी हमारे 50 राज्य हैं अमेरिका में, उन 50 राज्य के लिए भी क्या है, अलग अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अमेरिका में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ड्यूल जुडिशरी सिस्टम है। मतलब एक राज्य के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है, सभी राज्यों की एक एक अलग सुप्रीम कोर्ट है, और केंद्र के लिए क्या है, एक अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन हमारे भारत में नहीं है। भारत में आपके राज्य एवं केंद्र दोनों के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, जो कि हमारा एक ही देश में है, दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा नोट में, ये हमारे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था व्यवस्था है। ठीक है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम। ठीक है, क्या है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। परंतु वहीं पे हम लोग कहाँ चले जाते हैं, आपके अमेरिका में चले जाते हैं, तो वहां पर क्या है आपका ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम है, यानी दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। परंतु अमेरिका में, यहाँ पे लिखिएगा, परंतु अमेरिका में ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम है। ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि मैम हमारे अमेरिका में 50 राज्य हैं, और 50 राज्यों की अपनी एक अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, और केंद्र का क्या है, एक अपना सर्वोच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे हम लोग अमेरिका में क्या देखते हैं कि ड्यूल जुडिशियरी सिस्टम होता है, यानी दोहरी न्यायिक व्यवस्था होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे भारत में जैसे हमारे 28 राज्य हैं, और कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हमारे यहाँ पे एक ही सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह हमारे भारत में क्या हो जाता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे आगे लिखना है कि आपके न्यायपालिका की संरचना कैसी है। यहाँ पे लिखेगा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की न्यायपालिका की संरचना। ठीक है, यानी जुडिशरी स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। तो आपके यहाँ पे, यानी हमारे इंडिया में आपके न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो मैम शंक्वाकार है। शंक्वाकार का मतलब क्या हो गया, कॉनिकल है। ठीक है, कैसे मैम, अभी देख रहे हैं।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो लिख लीजिए कैसा है, तो मैम ये हमारा है कोनिकल। कोनिकल हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको शंक्वाकार। शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार है। अब कैसे मैम शंक्वाकार, थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए कैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का संरचना, हमारे जो न्यायालय का संरचना है वो कैसा है, तो कोनिकल है मैम। कैसे है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये चीजें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ सबसे ऊपर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर बीच में क्या है, हाई कोर्ट है, और सबसे नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे उच्च है, सबसे उच्च हमारा मतलब सबसे हमारा अपेक्स पे, यानी उच्च स्थान पे कौन सा कोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। फिर उसके नीचे हमारा कौन सा कोर्ट आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे हमारा कौन सा आता है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। तो इस तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे न्यायपालिका की संरचना को देखते हैं, तो वो जो संरचना है वो कैसा, कोनिकल है, यानी शंक्वाकार है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। सबसे ऊंचे पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे यहाँ पे, यानी हमारे भारत में आपके न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो वो कैसी हो जाती है, आपकी कॉनिकल हो जाती है, यानी शंक्वाकार हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसको हमने ले लिया। अब हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के कहाँ चलते हैं, तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताया है, आर्टिकल आपके 124 से 147, इस अनुच्छेदों को पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पे लिखिएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 एक, ठीक है। अब 124 एक में क्या बताया गया है, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि सारे अनुच्छेद को हम लोग इतने अच्छे से कवर करेंगे और एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, स्थापना एवं गठन, यानी आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है, 124 सब क्लॉज 1 में क्या बताया गया है, आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में चीजें बताई गई है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए। तो मैम एक हमारे देश में क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाना चाहिए, ठीक है, वो आपके आर्टिकल 124 में बताया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, तो वो आपका जो तारीख होता है, कहाँ पे लिखे भाई, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। आपका जो तारीख हो जाता है वो 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, हमारे यहाँ देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना तो आपके 26 जनवरी 1950 को कर दी जाती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, वो फर्स्ट मीटिंग किस तारीख को हुआ था, तो वो जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट मीटिंग, मैम फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो आपके 28 जनवरी, 28 जनवरी 1950 को ही हुआ था, मतलब 26 27 एक दिन बीच पड़ा, 28 को मीटिंग हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 124 एक में क्या बताया गया है कि हमारे देश में एक क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात बताई गई है। तो जब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ देश में आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो वो आपके 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, तो आपके 28 जनवरी
1950 को हुआ था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उस समय पे सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी थी, यानी कितने उसमें मुख्य न्यायाधीश थे और कितने न्यायाधीश थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी। तो मैम जो जजों की संख्या थी उस समय पे कितनी थी, 8, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी, तो आपके जजों की संख्या 8 थी। 8 में से एक तो आपके हो जाते हैं, एक हो जाते हैं आपके सीजीआई हो जाते हैं, और प्लस 7 क्या हो जाते हैं, आपके जज हो जाते हैं, ठीक है। यानी सीजीआई का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको बोला जाता है इंग्लिश में सीजीआई। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे, तो उनका नाम था एलिजा एम्फे। ये नाम से ही पता चल रहा है कि मैम हमारे इंडिया की नहीं थी। ओके, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली सीजीआई कौन थे, तो एलिजा एम्फे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाता है आपके आर्टिकल 124(1) के बारे में। अब लेकिन हम लोग वर्तमान में जो जजों की संख्या देखते हैं वो कितना हो गया है, 8 से बढ़कर 34 हो गया है। तो यहाँ पे लिखना है कि वर्तमान में जजों की संख्या आपकी 134 बोल रहे, 34 हो गया, ठीक है। 34 हो गया है, ठीक है मैम। 34 हो गया तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि एक हो जाएंगे आपके सीजीआई, यानी एक हो जाएंगे आपके सीजीआई, और 33 क्या हो जाएंगे, आपके अन्य जज हो जाएंगे। तो आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 34 यानी 34। अब हमें देखना है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कब कब बढ़ाया गया था और कितनी संख्या में बढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कब बढ़ाया गया था, तो वो आपके 1956 में बढ़ाया गया था, ठीक है। 1956 के बाद आपके 1960 में बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया गया था बता रहे हैं, फिर 1960 के बाद आपके 1976 में बढ़ाया गया था, फिर आपके 1986 में बढ़ाया गया था, फिर आपके 2008 में बढ़ाया गया था, फिर आपके 2019 में बढ़ाया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि आपके 1956 में जजों की संख्या कितनी कर दी गई थी, तो वो आपके 8 से बढ़ा के 11 कर दिया गया था, ठीक है। 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 1960 में आपका 14 कर दिया गया, 11 से 14 कर दिया गया, ठीक है। फिर आपका आता है 1976। तो 1976 में हमने कितना कर दिया था भाई, तो आपका 18 कर दिया था जजों की संख्या, ठीक है। फिर आपके 1986 में हमने कितना कर दिया था, तो आपका 25 कर दिया था, और 2008 में आपका 31 हो गया था, और 2019 में आपका कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपके जजों की संख्या हो जाता है और कब बढ़ाया गया था। तो हमने क्या कहा कि मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में हमारे जजों की संख्या कितनी हो गई है, 34 हो गया है। तो फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार जजों की संख्या कब बढ़ाया गया था, तो 1956 में मैम बढ़ाया गया था, ठीक है। 1956 में बढ़ाया गया था। तो कितनी मतलब कितनी संख्या में बढ़ाया गया था, वो आपकी संख्या हो जाती है 11 जजों को बढ़ाया गया, ठीक है। फिर आपके 1960 में 14, 1976 में 18, 1986 में 25, 2008 में 31, 2019 में 34, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैम ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, कौन बढ़ाते हैं, ठीक है। ये भी तो जानना जरूरी हो ना, जरूरी है ना भाई। तो देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे संसद के पास है, यानी आपके पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का बात आता है तो वो आपके राष्ट्रपति के पास हो जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार
जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, बढ़ाने का अधिकार, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपके पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, पास है। लेकिन वही अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आपके हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो आपके प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो यहीं पे उसको भी लिख लीजिए, तथा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट साहब के पास है। बढ़ाने का अधिकार प्रेसिडेंट साहब के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, पास है। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके जजों के बारे में देख लिया, कुछ बातें जान लिया कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है मैम? तो हमारे पार्लियामेंट को दे दिया गया, संसद को बोल दिया गया आप बढ़ाइए घटाइए कुछ भी कीजिए, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात आता है तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार आपके प्रेसिडेंट के पास है, यानी राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो 124 एक में बस आपके यही बताया गया है कि हमारे देश में एक क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय होनी चाहिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात बताई गई है। तो हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ में हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 26 जनवरी 1950 को होता है। लेकिन इसकी पहली मीटिंग यानी फर्स्ट मीटिंग कब होता है? तो 28 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी? 8 थी। एक आपके सीजीआई थे, 7 जज थे। पहले सीजीआई कौन थे? एलिजा एम्फे थे, ठीक है, एलिजा एम्फे थी। वर्तमान में जजों की संख्या 34 हो गई है। तो कितनी बार और कब कब जजों की संख्या बढ़ाया गया है उनका लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए। अब आते हैं हम लोग आपके अगले आर्टिकल पे। तो यहाँ पे लिखना है, पहले आपको अनुच्छेद 124 हम 3 के बारे में पढ़ाएंगे। मैम 124 2 कहा गया, तो पहले अनुच्छेद 124 3 को समझ लेते हैं, फिर अनुच्छेद 124 2 को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है या सीजीआई बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की क्या पढ़ना है हमें? योग्यता के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी योग्यता उनमें होनी चाहिए एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। योग्यता को पढ़ लेते हैं। पहले 124 3 में बताया गया है। तो देखिए योग्यता में इनकी जो सबसे पहली योग्यता आती है कि वह क्या होने चाहिए, तो हमारे भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी बी ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहली योग्यता क्या निकल के आती है आपके सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता में से पहली योग्यता क्या है, तो वह हमारे भारत के नागरिक होने चाहिए। और दूसरी क्या आती है, दूसरी आती है कि वह व्यक्ति या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, जज रहा हो, या 10 वर्षों तक क्या बना रहा हो, एडवोकेट बना रहा हो, तभी वह क्या हो सकता है, आपके सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा वह हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जज रहा हो, जज रहा हो, रहा हो,
या 10 वर्षों तक क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो यानी वकील रहा हो, ठीक है, या रहा हो, या 10 वर्षों तक एडवोकेट एडवोकेट रहा हो, ठीक है, एडवोकेट रहा हो। तो ये क्या हो जाती है, आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चुने जाने की क्या हो जाती है, योग्यता हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहता है या 10 वर्षों तक एडवोकेट रहता है, तो वह अच्छे खासे एक्सपीरियंस को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और जिस कारण वैसे ही व्यक्ति को क्या किया जाता है, आपके सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो तीसरी योग्यता निकल के आती है, यह क्या है कि वह राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए। विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है कि वह कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, वह राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में एक विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, ठीक है। विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है, कानून का अच्छा जानकार, कानून का अच्छा जानकार, ठीक है। विधिवेत्ता आपको समझ में आ गया क्या होता है, तो कानून का अच्छा जानकार होता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, आपके न्यायाधीशों की क्या हो जाती है, योग्यताएं हो जाती है, जो कि आपके अनुच्छेद 124(3) में बताया गया है। अब हमें अनुच्छेद 124(2) को देखना है। अनुच्छेद 124(2), तो इसमें आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और जो हमारे न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो मैम हम लोग जानते हैं कि हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपके वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किस मतलब कि सिस्टम के द्वारा किया जाता है, तो एक सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम। उस कोलेजियम सिस्टम को हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, वर्तमान में जजों की नियुक्ति, वर्तमान में जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति आपके कोलेजियम सिस्टम द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम द्वारा, कोलेजियम सिस्टम द्वारा कोलेजियम सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे वर्तमान में जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, बता दो भाई, तो कैसे की जाती है, मैम ने बताया था कैसे, कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसे क्या करना होगा, समझना होगा, तभी आपको ये जो सिस्टम है वो अच्छे से समझ में आएगा। जब तक सिस्टम नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कोलेजियम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अब हमें क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है, कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं मैम, अब थोड़ा सा कुछ बातें आपको बता रही हूँ, जो बातें आप लोग जान चुके हैं, पीछे आए हैं जान के, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की। तो हमने क्या देखा कि आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपके सीजीआई से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। और जो हमारे सीजीआई होते हैं वो भी किसी 4 अन्य मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। तब वो क्या करते हैं, ये जो 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं वो सीजीआई को कुछ जजों का लिस्ट देते हैं कि आप इसमें से क्या कीजिए, इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा,
कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिखे न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके सलाह पर मैम? तो हमारे सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा सीजीआई के सलाह पर। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे सीजीआई होते हैं ये भी क्या करते हैं? 4 अन्य मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा ये जो हमारे सीजीआई होते हैं भाई, ये चार मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। ठीक है, ये 4 मोस्ट सीनियर जजों से सलाह लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग देख तो रहे हैं कि हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कहाँ खुद से कोई भी काम कर पाते हैं? नहीं करते भाई। तो आपके राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं वो किसके द्वारा दी जाती है? आपके सीजीआई द्वारा दी जाती है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये हमारे जो सीजीआई होते हैं ये भी क्या करते हैं? अलग से 4 मोस्ट सीनियर जजों से क्या करते हैं? सलाह लेते हैं। ये जो हमारे सीजीआई हैं ये भी अपने से नहीं ऐसे बोल देंगे। ठीक है, ये भी 4 मोस्ट सीनियर जजों से सलाह लेंगे। और ये जो हमारे 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं वो क्या करते हैं? जजों का कुछ लिस्ट बनाकर देते हैं और उन्हीं लिस्ट में से क्या किया जाता है? आपके सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कोलेजियम सिस्टम समझ में आ गया क्या होता है? तो मैम हमने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति खुद से नहीं करते, अपने मन से नहीं करते। वो क्या करते हैं? हमारे सीजीआई से क्या करते हैं? सलाह लेते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे। लेकिन जो हमारे सीजीआई होते हैं ये भी क्या करते हैं? 4 मोस्ट सीनियर जजों से सलाह लेते हैं और ये हमारे जज क्या करते हैं? कुछ जजों का लिस्ट बनाकर देते हैं और उन्हीं लिस्ट में से हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये क्या हो जाता है? आपका कोलेजियम सिस्टम हो जाता है, जो कि वर्तमान में क्या है? जजों को नियुक्त करने का एक प्रणाली है। एक हमारा 2019 में क्या आया था? सॉरी 2019 में नहीं आया था, 2015 में आया था। ठीक है, आपका एनजैक आया था। ठीक है, एनजैक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या था? ये आपका एक नया सिस्टम आया था 2014 में। ये क्या था? आपका 2014 में एक नया सिस्टम आया था आपके 99वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसे 2015 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। 2015 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो ये मैम एनजैक क्या था? तो नाम से पता चल रहा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जजों को नियुक्त करने के लिए एक हमारे यहाँ पे नया सिस्टम को लाया गया कि अब जो हमारे जजों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट में वो कोलेजियम सिस्टम से न करा के आपके एनजैक सिस्टम से किया जाएगा। लेकिन फिर इसके संवैधानिकता की जांच किया गया तो इसमें निकला कि इसमें से कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या है? अच्छी बातें नहीं है। तो फिर इसे 2015 में क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा एनजैक क्या होता है तो एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एनजैक क्या होता है? तो ये भी आपके जजों के नियुक्त करने के लिए एक सिस्टम लाया गया था 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत। लेकिन इसे 2015 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो ये हमने जान लिया आपके 124(2) के बारे में। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं? यहाँ पर हम लोग 124(3) को भी पढ़ लिए हैं। तो 124(2) को समझने के बाद ही 124(3) मतलब 124(3) को समझने के बाद ही 124(2) समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है न्यायाधीशों की योग्यता। तो पहले हम लोग योग्यता को जानते हैं कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर हम लोग जानेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे किया जाता है? कोलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आर्टिकल 124(4) पे चलते हैं।
तो यहाँ पे लिखिएगा अनुच्छेद 124(4). अब इसमें हमने तो क्या जान लिया भाई कि आपके एक न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति तो हो गया, अब वो अमर तो नहीं हो जाएगा ना कि कुछ भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में बने रहेंगे, नहीं। तो क्या होता है कि आपके न्यायाधीशों को हटाया भी जा सकता है, महाभियोग की तरह नहीं, लेकिन आपका एक उसका कुछ रिमूवल प्रोसेस होता है, उसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अनुच्छेद 124(4) में वही बताया गया, रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जज। तो यहाँ पे लिखिएगा रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज, यानी जजों के हटाने की प्रक्रिया को आपके अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है। अब उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो 124(4) को देखिए समझते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमारा एक आता है क्वेश्चन मैम कि आखिर जजों को हटाया क्यों जाता है, यानी कुछ न कुछ तो आधार बनाया होगा ना जजों के हटाने का। तो क्या आधार बनाया गया है, उन आधारों को हमें क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे लिखिएगा जजों के हटाने का आधार जजों के हटाने का आधार क्या है। तो मैम जजों के हटाने का जो आधार बनाया गया है वो दो बनाया गया है। दो क्या क्या है, तो थोड़ा सा दो आधारों को हमें क्या करना है, समझना है भाई। दो आधारों को हमें क्या करना है, समझना है। एक मिनट, देखिए दो आधार कौन कौन से, थोड़ा सा उसे समझते हैं। एक तो आपका आधार है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, कदाचार, ठीक। सिद्ध कदाचार। दूसरा क्या होता है, असमर्थता, 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 ठीक है। एक आपका जो सिद्ध कदाचार है, थोड़ा सा इसे क्या करना है, समझना है। सिद्ध कमा बोल रहे, कदाचार का मतलब क्या होता है, मिसबिहेवियर, ठीक है। मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ ऐसे बोल दिया तो ये उनका मिसबिहेवियर के अंतर्गत आएगा, ऐसे नहीं होता है। सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे जज है जो कि क्या कर रहे हैं कि पैसा लेकर यानी घूस लेकर, ब्राइब लेकर क्या कर रहे हैं, जो निर्णय है वो उस व्यक्ति के पक्ष में सुना दे रहे हैं जिसने घूस दिया है। तो अगर कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे न्यायाधीश होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, रिमूवल प्रोसेस के तहत क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो पहला पता चल गया मिसबिहेवियर, इसके अंतर्गत क्या आता है मैम, तो कोई जज अगर क्या करते हैं, घूसखोरी करते हैं तो उनको हम लोग हटा देते हैं। फिर आपका आता है असमर्थता। असमर्थता का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि जब कोई जज क्या होता है अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। यानी कोई जज है, कोई फैसला बहुत अच्छे से नहीं सुना पा रहे हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है उसके कारण भी, या उनका उम्र भी ज्यादा हो गया है, ऐसे 65 वर्ष तो होता है लेकिन मतलब वो 65 वर्ष में ही कुछ ज्यादा बूढ़े हो गए हों, तो मतलब वो अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, रिमूवल प्रोसेस के आधार पर क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब हमारा सवाल आता है मैम कि ये जो जजों के हटाने की रिमूवल, ये जो जजों के हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे संसद के किस सदन से चालू किया जा सकता है, लोकसभा से कि राज्यसभा से। तो ये कोई हमारा बाध्यकारी नहीं है कि जजों के हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपके लोकसभा या राज्यसभा से ही किया जाएगा, किसी भी सदन से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जजों के हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखिए जजों के हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा
सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमारे जजों के जो हटाने की प्रक्रिया है, वो हमारे संसद के किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो अब सवाल आता है कि अगर हमारे लोकसभा में चालू किया जाता है, तो लोकसभा में कितने सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए? यानी कितने सदस्य बोलेंगे कि हाँ, इस जज को हटा देना चाहिए तब होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना है, आपके लोकसभा में 100 सदस्यों के अनुसमर्थन से 100 सदस्यों के अनुसमर्थन से, ठीक है? यानी लोकसभा में जब 100 सदस्य बोलेंगे कि हाँ, ये जो जज साहब है इनको हटा देना चाहिए, ये 2 आधार में से किसी एक आधार में ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक आधार इनमें ऐसा पाया गया है, ठीक है? तो आपके लोकसभा में 100 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। वही अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा की अगर हम लोग कहाँ बात करते भाई, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपके 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। मैम 50 क्यों? तो आपको पता है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है कम होती है लोकसभा की तुलना में, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि आपके लोकसभा में ए, इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए 100 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए और राज्यसभा में इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो अब ये तो हमने जान लिया कि प्रक्रिया क्या होगा। अब ये हमें समझना है कि इस विध मतलब ये जो विधेयक है यानी जो बिल है उसको हमारे संसद के किस बहुमत द्वारा पारित कराया जाता है, ठीक है? तो इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित कराया जाता है, तब हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति भी इस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं तब जजों को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, विधेयक को यानी जो हटाने का रिमूवल प्रोसेस के लिए जो विधेयक बनाया है, ठीक है? विधेयक बनाया गया है, विधेयक को दोनों सदनों के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा बहुमत विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना होता है, द्वारा पारित कराना होता है। ठीक है मैम, जब दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तब किसके पास जाता है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। तब किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा और जब प्रेसिडेंट साहब इस पर क्या कर देंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, तो सिग्नेचर के बाद अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारे जज साहब है उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, जज को क्या देना पड़ेगा, तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये हमने क्या जान लिया, आपकी रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज यानी जजों के हटाने की प्रक्रिया को समझा कि जजों के हटाने का आधार क्या हो गया है, तो 2 आधार बनाया गया है, एक तो आपका मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता, ठीक है? फिर हमने बताया कि जजों के जो हटाने की प्रक्रिया है वो संसद के किस सदन से चालू किया जाएगा, तो वो कोई बाध्यकारी नहीं बनाया गया कि लोकसभा या राज्यसभा से ही किया जाएगा, वो आपके किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। फिर मैंने सारे प्रोसेस को बताया, तो ये थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा देखिएगा। अब हम लोग आते हैं आपके अनुच्छेद 125 पर, यानी 124 के हमारे जितने भी सब क्लॉज थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके अनुच्छेद 125 पे आते हैं, तो उसमें क्या बताया गया है, आपके न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है कि उनका वेतन कितना होगा, ठीक है? तो अनुच्छेद 125 मैम क्या बताया गया है, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है? वेतन तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है कि आपके न्यायाधीशों का वेतन आपके संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है? संचित निधि से दिया जाता है, ये तो बात पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इनका जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार आपके संसद द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा,
न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार विशेषाधिकार संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यानी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात पता चल गया कि मैम इनका जो वेतन है वो आपके संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो आपके संसद द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनका वेतन कितना होता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे CJI होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका वेतन कितना होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे जज साहब होते हैं उनका वेतन होता है आपका 2,50,000 होता है। ठीक है, 2,50,000 यानी 2.5 लाख। ठीक है, लेकिन जो हमारे CJI होते हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो वेतन होता है 2,80,000 होता है। ठीक है, 2,80,000 होता है। तो 30,000 इनका वेतन क्या होता है, CJI का आपके जजों से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2.5 लाख होता है, लेकिन जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो 2,80,000 होता है। ठीक है, अब बात आता है इनके पेंशन का। इनका पेंशन कितना मिलता है भाई, इनको कितना पेंशन मिलता है उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए इनका जो पेंशन मिलता है ना, वो पेंशन क्या होता है कि जिस महीने में वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, तो उस महीने में उनको जितना पेमेंट मिलता है यानी सैलरी मिलती है, तो उसका 50% क्या मिलता है, उनको पेंशन मिलता है। मतलब जैसे मान लो हम जुलाई में क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो जुलाई में जो हमारी पेमेंट है वो हमारा 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख का 50% यानी आधा 50,000 हमें क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा न्यायाधीश 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 या मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन उनके अंतिम माह का 50% मिलता है। ठीक है, अंतिम माह का उनके अंतिम माह का 50% मिलता मिलता है। ठीक है, 50% मिलता है। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके 125 यानी न्यायाधीशों के वेतन के बारे में देख लिया। अब आपका 126 और 127 देखेंगे, फिर जो आपका अगला आर्टिकल होगा उसे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके आर्टिकल अब यानी अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया है, तो आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे CJI होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो अब प्रत्येक दिन कभी ना कभी तो वो अनुपस्थित हो जाएंगे किसी न किसी कारण से। तो जब वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, CJI के सलाह पर आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किन परिस्थितियों में, तो 3 परिस्थितियों में। वो परिस्थितियां कौन कौन सी होती है उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप लोग लिख लीजिए कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI के सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा
सीजीआई के सलाह पर किया जाता है, सलाह पर किया जाता है, किया जाता है। कब? तो बता रहे किया किया जाता है जब जब क्या हो, तो आप लोग थोड़ा सा परिस्थितियों को लिखिएगा। जब आपके मुख्य न्यायाधीश का पद क्या होता है, रिक्त होता है, यानी खाली होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या रिक्त हो, ठीक है। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो अस्थायी रूप से क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो, ठीक है। और हमारी एक और स्थिति क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है कि जब हमारे मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाते हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने दायित्वों के दायित्व, ठीक है, दायित्व थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, तीन ऐसा कंडीशन हो जाता है। इन परिस्थितियों में क्या किया जाता है, तो एक आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके सलाह पर, तो सीजीआई के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो तीन परिस्थितियां क्या होती है, उससे भी मैंने आपको लिखवा दिया। तो आपको क्या करना है, जितने भी हमने अनुच्छेद बताया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बेसिक बातें बताया, उसे थोड़ा सा क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो हमारी अगली अनुच्छेद होगा, और फिर हम लोग अगले अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि आपके एक सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, उसे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।